वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टैली के नेक्स्ट क्लास पे शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं टैली ईआरपी और टैली प्राइम। और आज की क्लास में हम लोगों ने जहां से टॉपिक छोड़ा था यानी कि लेजेस जो बना रहे थे उसी के हम लोग आगे से ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस क्लास के शुरू होने के पहले मैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। जिन बच्चों के सितंबर का ट्रिपल सी का रिजल्ट पेंडिंग था वो रिजल्ट अभी अभी दोपहर में अपलोड हो गया है। आप निलिट की साइट खोल सकते हैं और निलिट की साइट पर ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इस पे आप लोग राइट में जाइए, यहाँ पर व्यू रिजल्ट में जाइए और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें रिजल्ट का ऑप्शन पहले से दिख भी रहा था, लेकिन यूपी और हरियाणा का रिजल्ट रुका हुआ था। तो अब आप देखना चाहें तो आज से देख सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोगों के यहाँ पे ट्रिपल सी के ऑनलाइन मटेरियल और नोट्स मिलते हैं और ये मटेरियल और नोट्स इतने जबरदस्त होते हैं। इसका प्रूफ है मेरा टेलीग्राम चैनल में बच्चों के द्वारा किए गए पोस्ट। देखिए, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, जिनके पास भी बच्चों फोन है और एप्स टेलीग्राम नहीं है तो आज आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इसे ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी नोटिफिकेशन है कंप्यूटर के कोर्सेज से जुड़ा, ट्रिपल सी, ईसीसी, ओ लेवल, ए लेवल और जॉब्स का, वो मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड करता हूं। आप टेलीग्राम चैनल में आएंगे, मेरे नाम से सर्च कर लीजिए मिनेश के नाम से मिल जाएगा और ये देखिए ये चैनल है, आप लोगों से पहचान जाएंगे। अब आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज कितने सारे कमेंट्स अपडेट किए हैं, ये सारे ट्रिपल सी के प्रूफ हैं कि हमारे नोट कंटेंट्स कितना जबरदस्त है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शुरू से थोड़ा दिखाते हैं। अभी बहुत सारे हैं, अभी मैं रात में कुछ और भी अपडेट करूंगा जैसे जैसे बच्चे मुझको भेजेंगे। ये शुरुआत हुई थी आज शाम को 5 बजे के आसपास से। बच्चों ने यहाँ पे कमेंट्स करना शुरू किया था। नोट का कंटेंट इतना अच्छा था, जो इंस्टीट्यूट वाले लेके गए थे उनके सारे के सारे बच्चे, यहाँ तक कि 16-16 बच्चे इकट्ठे क्वालिफाई हुए हैं और ऐसे वैसे नहीं क्वालिफाई हुए हैं। आप देख रहे होंगे इनमें ए और बी ग्रेड के सिवाय और आया ही नहीं है। देखिए ए ग्रेड, बी ग्रेड, कितने सारे आप लोगों को मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ अलग अलग बच्चों का। तो ए बी सबके। तो मेरे कारण ये है क्योंकि हम लोग बच्चों को जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे सेंटर पे जो एग्जाम हो रहा है उस सेंटर का ओरिजिनल कंटेंट उनको मिल जाता है। तो जिन भी बच्चों को ट्रिपल सी क्वालिफाई करना है और बहुत कम मेहनत करनी है, मात्र 7 या 8 दिन में, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस बार तो ईसीसी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, ईसीसी भी बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि ट्रिपल सी के नोट्स ले लें। मैं आपको पीडीएफ कंटेंट दूंगा, उसमें लगभग 2000 से 2100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। लास्ट के 3 या 4 महीने के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, बस आपका पूरा का पूरा ट्रिपल सी क्वालिफाई होगा। यहां तक कि जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे सेम ऑप्शंस भी आपको वही मिलेंगे। तो कम समय में अगर आपको इसे क्वालिफाई करना है और अभी ट्रिपल सी जिसका नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन बैंक्स जरूर ले लीजिए। इसकी टोटल कॉस्ट 600 रुपीज है और जिसको भी ये चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकता है। तो मैं पहले तो उन सभी बच्चों को जिनका ट्रिपल सी क्वालिफाई हो गया है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन ट्रिपल सी कोई बड़ा कोर्स नहीं है जो आपने क्वालिफाई कर लिया और आप सोचें कि हाँ हमने काफी बड़ा झंडे गाड़ लिए। ट्रिपल सी डीएलसी का सबसे छोटे कोर्सेज में है और इसकी वैल्यू सिर्फ 12th पास तक के लिए ही होती है। अगर आप ट्रिपल सी को अपग्रेड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी जगह ईसीसी और ओ लेवल जरूर करें। जल्दी हम लोग ए लेवल में भी अपग्रेड होंगे। इसकी सारी जानकारी निलिट की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप nilit.gov.in पे जाएं और वहां पर देख लें। मैं आपको जो लिंक बता रहा हूं, स्टूडेंट कोर्सेज डीएलसी, आप यहां पर जाएं, इधर चेक करें तो आपको आपके ट्रिपल सी के ज़्यादा जो अपग्रेड कोर्सेज हैं वो आपको दिखाई देगा। आप उससे अपग्रेड ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी टैली की आज की क्लास। आपको ध्यान हो, मैंने टैली में आप लोगों को कल जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने पर्सनल अकाउंट या टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए थे। साथ ही साथ मैंने कुछ शब्दावली बताई थी जिसमें कि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैली जो होता है उसमें हम लोगों के पास मल्टी अकाउंटिंग का भी ऑप्शन दिया रहता है। मल्टी यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जो भी छोटे छोटे शब्दावली थी जो टैली से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको इसमें पढ़ाई थी। तो आपको मैंने कल एक पीडीएफ भी दी थी जो कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी थी। तो ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी,
जिसमें मैंने जितना पढ़ाया वो सारा का सारा आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश वाली पहले ही दे दी थी। तो ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ गई है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं बच्चों। कल के टॉपिक में हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था। चलिए कुछ पहले सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा जो अभी तक पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ। आप लोग अपने अपने स्पीकर्स ऑन कर सकते हैं अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें। सबसे पहला, स्क्रीन पर जोन सॉल्यूशन दिखाई दे रही है, मेरे को ये कंपनी बंद करनी है, क्या है शॉर्टकट की? F1। गलत, कंपनी बंद सर करनी ऑल्ट F1 के साथ में। बिल्कुल सही, ऑल्ट प्लस F1 आप एक्सटी कंपनी सर बंद कर ऑल्ट सकते हैं। F1 के साथ में। परफेक्ट है। अगर मेरे को कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो टैली का कैलकुलेटर किस बटन से खुलता है? सर कंट्रोल प्लस N से। कंट्रोल N। बिल्कुल सही, कंट्रोल एन डालिए और आप टैली में छोटे मोटे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई ये सारी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों की कंपनी का पीरियड गलत है तो पीरियड को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर F3 सर आफ्टर। ऑल्ट प्लस F2। बिल्कुल सही, ऑल्ट प्लस F2 से आप पीरियड बदल सकते हैं। ऑल्ट प्लस F3 कॉमा ए करने से कंपनी चेंज होती है, पीरियड नहीं चेंज होता। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो ये तो कंपनी के बारे में ही हो गई। अब मेरे को बताइए, लेजर जो मैंने को बनाना है, लेजर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? सर L L C। ALC। बिल्कुल सही, यहां से लेजर्स बनाए जा सकते हैं। पूजा, अब थोड़ी देर आप नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चों का मौका देंगे। बेचारे बच्चे मतलब अंदर ही अंदर डिमोलाइज हो जाते हैं, सब एक ही लड़की बोल डालेगी। दूसरा, आप बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो, या वो कौन से लेजर हैं जो कि आपके टैली खुद बना देता है? सर कैश अकाउंट। कैश। सर कैश अकाउंट। बिल्कुल सही, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर्स अपने आप बन जाते हैं। मुझे बताइए, अगर आपका कोई लेजर गलत हो गया है तो उसे हटाएंगे कैसे? सर अल्टर में जाके डिलीट करेंगे। ऑल्टर से जाके अगर मेरे को LIC हटाना है तो मैं कैसे हटाऊं उसे? सर डिलीट। डिलीट का कोई होता ही नहीं ऑप्शन इसमें। कंट्रोल D। कंट्रोल डी गलत कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी से आप लोग अपने लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा थियरी पे आ जाते हैं। मुझे बताइए कोई एक एग्जांपल फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का कोई एग्जांपल बताएं। कार हो गया सर। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है, कार हो गया, ये सब अचल संपत्ति है, बिल्डिंग्स हैं। मुझे आप बताइए कोई एक एग्जांपल सिक्योरिटीज का, कोई ऐसा खाता जो सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स में आता है? एफडी बॉन्ड। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट्स जमानत होती है, जहां पर जैसे मैंने आपको याद है, आपको बताया था पगड़ी, जब दुकान लेनी होती है तो आप पगड़ी जमा करते हैं, तो वो एक प्रकार की सिक्योरिटी है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लेना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करता है। जब आप लोग मीटर वापस करते हैं तो वो वापस होती है, तो वो सिक्योरिटीज के अंतर्गत कहलाती है। एग्जाम्पल बताइए निवेश का। LIC हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे म्यूचुअल फंड। ठीक। सस्पेंस अकाउंट, कोई एग्जाम्पल बताइए। शेयर मार्केट। नहीं भाई, शेयर मार्केट कैसे सस्पेंस हो जाएगा? चलो देखो, सर कोई माल चोरी हो गया उसके लिए। बिल्कुल सही। और भी कुछ एग्जाम्पल उसे सस्पेंड। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, अब मान लीजिए कि ये एक स्टूडेंट ने एक शॉप खोली है। आप ही में से एक उठा लेते हैं, ये थोड़ी देर के लिए है सुमित। सुमित ने एक शॉप खोली है और ये शॉप है उसकी किराना की, सुमित किराना भंडार। ठीक। और नीरज है ये। अब सुमित ने शॉप खोली है, नीरज वहां से गुजरा, उसने देखा अरे नई दुकान खुली है, देखें अरे ये तो अपना ही दोस्त सुमित है। उसने कहा और भाई सुमित क्या हालचाल है, तुमने अपनी दुकान खोल डाली, बताया भी नहीं। तो सुमित ने कहा यार हाँ दुकान तो हमने खोल दी, एक्चुअली हमने टैली ऑनलाइन पढ़ी थी तो नौकरी लगी नहीं, तो हमने सोचा अपनी ही दुकान का बही खाता मेंटेन कर लेते हैं, तो हमने एक परचून की दुकान खोल ली है और इसमें हम अगर कोई सेवाएं हो तो बताओ, आज ही से खोली है। तो नीरज ने कहा ठीक है एक काम करो, हमें 2 किलो चावल और 3 किलो दाल पैक कर दो।
सुमित ने तुरंत पूरा पैक वैक करके, उसने सोचा लो हमारा तो आज बोनी हो गई, तुरंत पैक वैक करके टैली से बिल विल बना के 300 रुपए का बिल बना दिया उसने। कहा लीजिए नीरज ले जाइए। अब उसने कहा कि ले जाइए, लेकिन नीरज बोलता है अरे यार मैं भूल गया, गलती से बटुआ यानी पर्स या वॉलेट में साथ नहीं लाया हूं, कल मैं जब यहां से गुजरूंगा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भाई। अब सुमित ने सोचा ये तो साथ में पढ़ता था, हमारा दोस्त है यार है, ये कहाँ जाएगा, तो उसने उसको नीरज को उधार माल बेच दिया। मेरे को बता सकते हैं उधार माल बेचने को हम लोग अकाउंट्स के शब्दों में क्या कहते हैं? उधार माल बेचना क्रेडिटर। हमने उधार माल बेचा है, ये हमारी क्रेडिट सेल है, और हमने मतलब सुमित ने बेचा है, तो सुमित ने इसको उधार माल बेचा है, तो सुमित का ये देनदार है। समझ आया? डेप्टर। तो डेप्टर वो होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो हमारा हम जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि हमने बेचा है, नहीं सुमित ने बेचा, हम सुमित के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सुमित ने नीरज को डेप्टर बनाया और इसको 300 रुपए का उधार माल बेच दिया। नीरज अपना आ गया, सुमित भी खुश है, कल दे जाएगा। चलो भाई, कल ये बड़ी आराम से सुबह सुबह अपनी दुकान का शटर खोल खाल के इंतजार कर रहा है कि सुमित यहाँ से अब गुजरेगा, और सॉरी नीरज यहाँ से गुजरेगा और आज पैसा दे के जाएगा। नीरज गुजरा ही नहीं वहां से यार। सुमित ने सोचा हो सकता है भाई बिजी आदमी, कोरोना चल रहा है, आज ना गुजरा हो। कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यार सुमित परेशान, बोलता है ये नीरज यार आजकल गली बदल दी क्या इसने, 300 रुपए यार हमारे बोनी के पड़े हुए हैं और ये गुजर नहीं रहा है आजकल यहाँ से, क्या किया जाए। उसने कहा लाओ देखते हैं। उसने पता वता किया और ये नीरज के घर पहुंचा सुमित। बेल लॉक की, बेल लॉक करने के बाद देखा थोड़ी देर कोई आया नहीं, 2-3 बार लॉक की, तो उसके बाद दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा हाफ निककर थोड़ा सा खिसका हुआ और बनियाइन में टहलता हुआ बाहर आया, बहुत ही छोटा सा, 3, 3.5, 4 साल का। उसने कहा बेटा नीरज अंकल यहीं रहते हैं? तो लड़का बोलता है छोटा, पापा, हाँ पापा तो यहीं रहते हैं। अच्छा जाओ बुला के लाओ। तो छोटा सा बच्चा अंदर गया, 10 मिनट बाद बाहर आया और आके बोलता है सुमित अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, आप बाद में आना। और बेचारा सुमित समझ गया कि ये पापा नहीं है, तो इसका मतलब है ये नीरज अब पैसे देने के मूड में नहीं है। वो घर लौट के आया और उसने समझ गया कि अब ये जो 300 रुपए हैं ये मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। इसने उसको डाल दिया सस्पेंस में। सस्पेंस का मतलब है डूबत ऋण, जो पैसा डूब गया है या डूबने वाला है जिसका कोई आइडिया नहीं है, तो ये होता है आपका सस्पेंस। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सस्पेंस का नेचर क्या है। तो इस हिसाब से आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए आपस में भी, पता नहीं कौन अकाउंट सीखकर आप ही का चूना लगा दे। प्रॉफिट क्या होता है इस अकाउंट से? इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस में चला जाता है। अब देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज। तो हमने कल एसेट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। लायबिलिटीज एक ऐसा खाता है या लायबिलिटीज जिसको हम लोग कहते हैं दायित्व या जिम्मेदारी, जिसके अंतर्गत आप लोगों के पास जो भी पैसा है वो पैसा आपके पास भले ही हो लेकिन वो आपकी पूंजी में नहीं आता। तो एक एक करके शुरू करते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहली चीज, आपको याद हो मैंने आपको ग्रुप्स में ही शुरुआत में बता दिया था कि 4 कैटेगरीज हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। एसेट्स वो होते हैं जिनको आप अपनी कंपनी की संपत्ति के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जो कि कल हमने पढ़े थे। लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हम अपनी कंपनी के दायित्व या जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं, और इनकम जिनसे कंपनी को प्रॉफिट या आय होती है, एक्सपेंसेस जिनसे कंपनी का लॉस या खर्चे होते हैं। लायबिलिटीज में पहला आता है कैपिटल, पूंजी खाता। जब कभी आप कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे और उस स्टैब्लिश करते समय बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे वो आपकी कंपनी की पूंजी बन जाएगा। जैसे सुमित ने डिसाइड किया कि वो ग्रोसरी शॉप खोलेगा, तो उसने 3 लाख रुपए कहीं से लिए और एक दुकान शुरू की, तो वो है 3 लाख रुपए उसकी पूंजी। आप लोग एक चीज और भी देख सकते हैं आज की डेट में, मैं आपको थोड़ा सा बीच में टाइम मिलेगा तो स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आप जल्दी से बता देता हूं कि कैपिटल का क्या सीन है। हम लोग एक स्टॉक मार्केट खोलते हैं और मान लीजिए हमें किसी कंपनी के बारे का स्टॉक पता करना, स्टॉक यानी कंपनी की हिस्सेदारी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंपनी का नाम लिख दिया, मान लीजिए टाटा मोटर्स। तो जब आप टाटा मोटर्स का कंपनी के बारे में देखते हैं तो टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटल
लगभग 51,817 करोड़ का है। इतना पूंजी में, उनके मार्केट में इतना पूंजी लग चुकी है। इनका एक शेयर, कंपनी का एक हिस्सा 167 रुपीज का है। यानी कि अगर आज आप इसमें 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा लगाना होगा, 16,700 रुपए, तब आप टाटा मोटर के 100 शेयर्स के हिस्सेदार होंगे। और थोड़े दिन बाद जब आपका ये शेयर बढ़ता है, आप इसे बेच देंगे तो उस हिसाब से आपको रेवेन्यू वापस हो जाएगी। ये शेयर्स या ये कैपिटल कम ज्यादा होता रहता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। आप देखें ये स्टॉक का प्राइस टोटल 201 रुपए तक गया था। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, कंपनियों का दिवालिया कैसे निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी देख लीजिए, आइडिया तो अब खत्म हो गई, अब वोडाफोन आइडिया हो गई। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूं तो देखिए वोडाफोन आइडिया के हालात कितने पस्त हैं। इनका एक शेयर आज से 1 साल पहले अगर देखा जाए तो ये 5 रुपए 6 रुपए से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, आज भी 9 रुपए का ही है, और कभी हाईएस्ट जो गया है वो 13 रुपए में गया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल 26,637 करोड़ का है। ये बहुत तेजी से नीचे आ गया जब से जियो ने टेक ओवर कर लिया। पहले ये शेयर्स के प्राइस और अच्छे हुआ करते थे। तो कैपिटल का मतलब होता है वो पूंजी पैसा जो आप लोग अपने बिजनेस में लगाएं। जब भी पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में तो उसका कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है। रिजर्व को आप आपातकालीन कोष कह सकते हैं। जैसे कि सुमित ने डिसाइड किया कि हमें 3 लाख रुपए से एक ग्रोसरी शॉप शुरू करनी है, तो वो एग्जैक्ट 3 लाख रुपए बैंक से नहीं लेगा, वो उसमें कम से कम प्लस माइनस 50,000 रुपए तो एक्स्ट्रा रखेगा ही। 50,000 रुपए इसलिए एक्स्ट्रा रखेगा रिजर्व में, पता नहीं कब कौन सी जरूरत पड़ जाए। उसने तो सोचा कि भाई हम लोग फ्रेमिंग इतने की करेंगे, इतना वगैरह, इतने अपने कंटेनर लगाएंगे, इतनी पुताई होगी, इतना कंपनी बनेगी वगैरह वगैरह। अचानक पता चला सीमेंट के रेट बढ़ गए, तो वो जो पैसा कैपिटल के सिवाय रिजर्व में रखा जाता है आपातकालीन कोष के लिए, उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग बिजनेस में नहीं करते हैं। बैंक भी अपना रिजर्व रेशियो आरबीआई में जाके जमा करता है। जब बैंक का कभी भी कोई बैंक अपना जब खुलता है तो बैंक को अपना 100 करोड़ का लाइसेंस लेने के साथ साथ रिजर्व रेशियो वहां जमा करना होता है। उस रिजर्व जितना पैसा वहां जमा करता है उसका 20 से 30% उसको मार्केट कैपिटल में काम करने के लिए दिया जाता है। तो रिजर्व वो पैसा है जो आपका कहीं रिजर्व कर लिया गया है ताकि आप आपातकालीन में उसका इस्तेमाल करें। अगला आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जिसे आप चालू दायित्व कहते हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है जीएसटी या टैक्सेस। ये बहुत यूजफुल है। तो जितना भी पैसा आपको गवर्नमेंट को अदा करना है टैक्स के रूप में, जैसे कि आपका हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्सेस ले लीजिए, ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को आपको देने हैं। जैसे सुमित का एग्जांपल है, तो सुमित ने अगर किसी को माल बेचा 3,000 रुपए का और 3,000 रुपए के सामान पे उसको 200 रुपए जीएसटी मिली, तो 3,200 रुपए उसको कस्टमर से प्राप्त हुए। लेकिन ये 200 रुपए सुमित की जेब में थोड़ी जाना है, सुमित को महीने के आखिरी में जीएसटी फाइल करनी है। तो ये सरकार का पैसा है जो सुमित के पास लायबिलिटीज के रूप में जमा है, ये आगे उससे चुकाएगा। तो इसे कहते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। प्रोविजंस, प्रोविजन वर्ड का मतलब होता है प्रावधान, आम भाषा में कहते हैं सहूलियत। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनीज आपको बहुत सारी सहूलियतें देती हैं अपनी तरफ से। एक सहूलियत होती है, आपने शायद सुना हो, प्रोविडेंट फंड का, पीएफ का। तो होता क्या है, जैसे हमारी एक बड़ी फर्म है और हमारे यहाँ 50 वर्कर काम करते हैं, हम हर वर्कर के 10% सैलरी काट के रख लेते हैं और 10% सैलरी को हम उसके प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि कोष में जमा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को मैं 13,000 रुपये सैलरी देता हूँ, लेकिन इस 13,000 रुपये में मैं 1,500 रुपये से काट के दे देता हूँ। ये 1,500 रुपये जो है मैं उसके काटने के बाद अपनी कंपनी में पीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, वहां पे जाकर मैं जमा कर देता हूँ। तो उसको तो अभी देखा जाए तो 11.5 ही मिल रहे हैं, लेकिन ये 1,500 रुपये जो जमा हो रहे हैं वो और उसका ब्याज जब वो मिस्टर एक्स हमारे यहाँ से छोड़ेगा या फिर मिस्टर एक्स रिटायर होगा, ये पूरा का पूरा पैसा उसको दे दिया जाएगा। तो ये हमारी कंपनी के द्वारा दी गई एक प्रोविजन या सहूलियत है, इसको हम प्रावधान कहते हैं। क्लियर? तो ये पैसा हमारा थोड़ी है, ये तो मिस्टर एक्स का है। सन्ड्री क्रेडिटर, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर से समझिए सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेब्टर्स क्या होते हैं। देखते हैं कोई फोटो में मिल जाए अच्छा
तो समझाने में और अच्छा लगेगा। क्रेडिटर एंड डेबिटर। क्रेडिटर जो है जिनको हम लोगों ने ओके ऐसे समझने में तो बहुत टाइम लग रहा है। ओके देखिए बहुत ही सिंपल है। जब कभी आप लोग कोई भी सामान किसी भी कस्टमर्स को बेचते हैं और उनके बदले में कस्टमर्स आपको पैसा चुकाते हैं, मैं आपको यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से दिखा रहा हूं क्रेडिटर एंड डेबिटर। इसमें कुछ नहीं है, सब बेकार है, हम अपना बनाते हैं। ये रही हमारी कंपनी, हम लोगों ने बनाया था सुमित कॉस्मेटिक सेंटर। अब ये दुकान बदल गई है, कॉस्मेटिक में आ गया। उसने कहा वो धंधा बेकार है, कॉस्मेटिक वाला सही है। अब यहां पर हमारे पास है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। सुमित क्या करता है, मिस्टर वाई वालों से उधार माल खरीदता है और मिस्टर एक्स को या फिर बाकी लोगों को उधार माल बेचता है। इसे कहेंगे कि यहां से हमने क्रेडिट परचेज किया, खरीदारी की है, और यहां पर हमने क्रेडिट सेल किया, उधार माल बेचा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस समय वाई जो है वो कौन है, डेब्टर है या क्रेडिटर है? क्रेडिटर। 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 वाई जो है ये आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? लेनदार। 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 और एक्स जो है वो आपका डेब्टर है। डेब्टर। और डेब्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? देनदार। लेनदार। कुल मिला के हिंदी में आप समझना चाहें तो जिसको आपने उधार माल बेचा वो आपका देनदार, वो आपको पैसा चुकाएगा। अभी पुराने केस में भाई सुमित ने माल बेचा था ना नीरज को, तो नीरज सुमित का देनदार था। और अगर जिनसे हम खरीद के लाए उनको हमें चुकाना है तो वो हमारे लेनदार। तो ये डायग्राम आपके लिए हमेशा काम करेगा, सिंपल है। तो हमारे लिए लायबिलिटीज है ना, हमें पैसा चुकाना है, तो जिनको पैसा हमें चुकाना है वो हमारी लायबिलिटीज में आ जाते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे लायबिलिटीज कहलाते हैं। अगला है बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब चलिए थोड़ी सी बात कर ली जाए बैंक अकाउंट्स के बारे में। बैंक में बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंट्स हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे अलग अलग अकाउंट्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को मिलेगा, एक होता है सेविंग, एक होता है करंट। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम से आपको ये सारा समझा देता हूँ, एक सेकेंड। बैंक में काम करते समय आपको डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स मिलेंगे, जिसमें से एक सबसे कॉमन सा अकाउंट है जिसको हम लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट। एक पीडीएफ पड़ी होनी चाहिए मेरी, वो मिल नहीं रही है, मिल गई, ये रहा। तो सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो है आपका बचत खाता, और सेविंग अकाउंट में आम आदमी अपना अकाउंट खोलता है, पैसे जमा करता है, जब जरूरत पड़ती है पैसे निकाल लेता है। अब सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गया है, आज के डेट में लगभग 2.7% ही रह गया है। ये आपका भी अकाउंट जो खुला होगा वो सेविंग अकाउंट ही घर पे खुला होगा। दूसरा है करंट अकाउंट, जो बिजनेस के लिए खोला जाता है। बिजनेस के लिए जो अकाउंट खोलता है करंट अकाउंट, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। ऊपर से इनको बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा लेके चले गए कैश, मान लीजिए कैश आप 2 लाख रुपए लेके पहुंच गए और आपने कहा मेरे करंट अकाउंट में जमा कर दीजिए, तो कैश काउंटिंग चार्जेस लग जाएंगे उस पर। तो करंट अकाउंट में एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप दिन में 10-12 बार चाहें तो चेक जमा करिए, निकालिए, कोई लिमिट, ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं। तीसरा है आरडी अकाउंट। आरडी को हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसको हम आम शब्दों में कहते हैं सावधि जमा। तो सावधि जमा जो है इसमें आप लोगों को आज की डेट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गया है, 4.5 से लेकर 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसमें आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है और एक किस्त के रूप में पैसा जमा होता रहता है।
मैं आपको दिखा देता हूं, एक सिंपल सी आरडी से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आरडी कैलकुलेटर काम करता है या आरडी में कैसे काम होता है। आपकी स्क्रीन पर एक आरडी को समझाने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेटर खोला गया है, ये रहा। अब आपने बैंक गए और बैंक में जाकर आपने कहा हमें आरडी खुलवानी है, तो बैंक वाला बोलेगा कितने रुपए की खुलवानी है। आपने कहा हम 2000-3000 रुपए की आरडी खुलवाना चाहते हैं। वो बोलेगा ठीक है 3000 रुपए की आरडी मिल जाएगी, इस समय 6% ब्याज चल रहा है। तो आपको हर महीने बैंक में 3000 रुपए जमा ही करने हैं, और इसके लिए लोग नकद न जमा करके अपने सेविंग अकाउंट से एसआई चला देते हैं। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। हर महीने आपके खाते से 3000 रुपए निकल कर आरडी में जाता रहेगा। जब पूरे पैसे हो जाएंगे तो आपको ब्याज के साथ इतना पैसा मिल जाएगा, बस। तो इस चीज को या इस तरह के अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं बैंक आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक एफडी के बारे में आप जानते होंगे। बैंक एफडी ये भी आज की डेट में 4.5% से लेके 6% हो गई है। बैंक एफडी में भी आप लोगों को पैसा फिक्स डिपॉजिट करना होता है, 1 साल 2 साल 4 साल। कोई बता सकता है कि मिनिमम बैंक एफडी कितने दिन की होती है और मैक्सिमम बैंक एफडी कितने साल तक की हो सकती है? किसी को आइडिया? ये तो ट्रिपल सी का भी सवाल है। मिनिमम सर 7 दिन की होती है। मिनिमम एफडी और मैक्सिमम एफडी? सर मिनिमम 7 दिन की। मिनिमम 1000। पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं डेज की बात कर रहा हूँ। एफडी जो मिनिमम है अच्छा 7 डेज की होती है, 7 दिन की भी आप एफडी बनवा सकते हैं। और मैक्सिमम जो है वो 10 साल की होती है। ओके। 10 साल से ज्यादा की एफडी बैंक नहीं बनाता, ठीक। तो ये आप बैंक में एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चारों मेन खाते आपको समझ आ गए। इसके सिवाय भी बैंकों में अलग अलग खाते होते हैं, शायद आपको इनके बारे में ना पता हो। पहला आता है सेविंग प्लस अकाउंट। ये बहुत ही बढ़िया खाता है, नॉर्मली लोगों को अपना पता ही नहीं, बैंक वाले भी नहीं बताते। सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 2.7% का ही ब्याज मिलता है, भले आप उसमें 1 लाख रुपए ही क्यों ना रखें। लेकिन अगर आप बैंक जाएं और बैंक से बोलें कि हमें सेविंग की जगह सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, तो सेविंग प्लस में क्या होगा, आपका जैसे ही पैसा 20,000 के ऊपर पहुंचा, जैसे ही ऑटोमेटिकली 5-5 हजार रुपए की एफडियां बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 रुपए, नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही है ये, 30,000 रुपए आपने सेविंग में डाला पैसा, लेकिन सेविंग प्लस में आपने डाला तो 20,000 रुपए पे तो वो नॉर्मल बैंक खाते का ही ब्याज मिलेगा 2.7, लेकिन इसके पास जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए हैं, इस पर आपको एफडी का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, 5% या 6% जो भी चल रहा है। जैसे ही आप पैसा निकालेंगे तो जितने दिन का टाइम तक पैसा रहा उसका ब्याज एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता रहेगा। तो जिसके पास बचत खाते में ज्यादा पैसा रहता है, मान लो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए सेविंग में डालने से बढ़िया सेविंग प्लस में डालिए, उसमें कम से कम 80,000 रुपए पे बैंक की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, तो ये ज्यादा अच्छा अकाउंट होता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट्स, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपके घर में कोई है, तो अगर आप उनके नाम से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है आधे % का। जहां आपको एफडी में 5% मिलता था, उनको 5.5% का बेनिफिट मिलता है। इसी तरह छोटे बच्चों का अकाउंट्स खुलता है जिसे हम माइनर अकाउंट्स कहते हैं, और लेकिन माइनर अकाउंट्स में छोटा बच्चा जो है वो पैसा निकाल नहीं सकता, किसी न किसी गार्जियनशिप के थ्रू ही पैसा निकलता है। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल अकाउंट होता है, विमेंस अकाउंट। गर्ल्स इसका इस्तेमाल ही नहीं करती, और इस विमेन अकाउंट्स की कई बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मुफ्त होता है। अगर किसी लेडीज ने अकाउंट खुलवाया और उसकी कभी भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसका खाता विमेंस अकाउंट में होना चाहिए। प्लस विमेंस अकाउंट में 5,000 रुपए की आरडी या 5,000 रुपए की ओडी की फैसिलिटीज भी दी रहती है। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए किसी लेडीज या किसी गर्ल्स के पास अकाउंट है और उसके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, वो मार्केट गई और मार्केट में उसको एक बहुत बढ़िया सा घड़ी पसंद आ गई, घड़ी की कॉस्ट 8,000 रुपए, तो वो 5,000 रुपए से तो पेमेंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज खाता बैंक में एटीएम से पेमेंट करेगी, वो तो नॉर्मल अकाउंट होगा तो पेमेंट ही नहीं होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर उसका विमेंस अकाउंट है तो 5,000 उसकी और 3,000 रुपए ओडी की सुविधा बैंक उसको दे देगा, यानी 5,000 रुपए तक उसको टॉलरेंस मिलता है, 5,000 रुपए आप ओडी ले सकते हैं।
जब जैसे ही उसने 8,000 रुपए का सामान खरीदा, अगली बार वो जैसे ही पैसा जमा करेगी, उसको 3,000 रुपए ओडी अकाउंट के वापस चले जाएंगे और बचा हुआ पैसा उसके सेविंग में रहेगा। तो ये विमेंस अकाउंट का फायदा रहता है। एक और ऑप्शन आता है ओडी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको कभी भी पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई, तो आप लोगों में बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड से या फिर आपस में कहीं ना कहीं से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं। बैंक ने उसके लिए ओडी फैसिलिटीज दे रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। और ये फैसिलिटीज आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करती है, उसकी एक लिमिट तय हो जाती है। मान लीजिए आपका महीने में बहुत अच्छा टर्नओवर है, लाखों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बैंक में गए और आपने कहा हमें ओडी लिमिट प्रोवाइड कर दी जाए, बैंक वालों ने आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट दे दी। अब इसका क्या बेनिफिट होगा? आपके खाते में शून्य पैसा भी है तो भी आप 2 लाख रुपए माइनस में बैंक से निकाल के अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे वो पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन ये पैसा मुफ्त में नहीं देती बैंक, उस पर आपको ओडी के चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन बाकी मार्केट के रेट्स के हिसाब से ओडी चार्जेस सस्ते पड़ते हैं। जैसे अचानक कहीं पे कोई माल आ रहा है, किसी के पास 50,000 कम पड़ रहा है, उसने तुरंत ओडी से पैसा लेके माल खरीद लिया, 2-4 दिन में उसके पास पैसा आ गया, 4 दिन बाद उसने 50,000 वापस कर दिए, तो 4 दिन का ही ब्याज उसे देना पड़ेगा। तो ये सुविधा होती है बैंक ओडी में। तो मेरे ख्याल से आपको बैंक के विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में पता चल गया होगा और ये अच्छी जानकारी है। अब आपको मैं बताने जा रहा था बैंक ओडी क्या होता है, तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। एक और इसमें आता है सिक्योर्ड लोन, जिसे हम कहते हैं सुरक्षित ऋण। जब कभी आप बैंक में कोई भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले आपसे लोन लेने के लिए कई सारी कागजी कार्रवाई करवाते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो होती है आपको आईटीआर आपसे मांगते हैं। कोई जानता है आईटीआर क्या होता है? कोई बता सकता है आईटीआर क्या है? किसी को कोई इनकम आइडिया? टैक्स रिटर्न। बिल्कुल सही, फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि या समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब हो गया सरकार को टैक्स देना। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने इनकम टैक्स की साइट खोली और अभी तो इसकी टाइम या फिर इसका समय भी चल रहा है, 31 तारीख लास्ट डेट है, और आप लोग इस पर जाकर अपनी पूरी 1 नंबर की जितनी भी कमाई है आप इस पर जाके अपलोड कर दीजिए। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सैलरी इनकम कितनी है, आपकी अदर इनकम्स कितनी है, बैंक की इनकम कितनी है, और बस सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक आईटीआर डिक्लेरेशन फॉर्म दे देगी और उसी को कहते हैं आईटीआर। ये हर साल भरना कंपलसरी है। जिनकी भी आय 2.5 लाख से ज्यादा है उनके लिए आईटीआर कंपलसरी रहता है। और अगर आप ये नहीं भरते तो इससे आपका नुकसान है भविष्य में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कोई भी लोन लेने जाएंगे सबसे पहले वो पहला सवाल यही पूछेगा कि आपके पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है कि नहीं। ये प्रूफ होता है कि आपकी आय कितनी है साल की। तो सिक्योर्ड लोन बैंक आपको ऐसे नहीं देगा। सिक्योर्ड लोन कोई बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, आजकल जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह का लोन लेने जाते हैं, बजाज, अलायंस और दुनिया भर से मोबाइल उधार पे ले लिया, तो उस केस में आपको ये सारी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो वो एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कागजी कार्रवाई नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि हमें कुछ पैसा लोन पे चाहिए, आपने अपने बड़े भैया को फोन किया और कहा कि भैया हमें 10,000 रुपए लोन दे दीजिए, तो बड़े भैया थोड़ी बोलेंगे नहीं तुम आधार कार्ड लाओ, 2 फोटो लाओ, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ हमें, और ये बैंक के पेपर दे, ये सब नहीं मांगेंगे। वो तो कहेंगे छोटा भाई है यार, ले लो, अगले महीने चुका देना। तो ये अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरीज में है। तो सिक्योर्ड लोन जिसमें पूरी कागजी कार्रवाई हो, और अनसिक्योर्ड जो ऐसे ही व्यवहारों में दोस्तों से मिल गया। तो लायबिलिटीज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी बच्चों कि क्या होती है। अब चलिए आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इनमें से लायबिलिटीज और एसेट्स में किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो टॉपिक्स मेरे को बताएं, और मैं उसके बाद नहीं तो फिर इनकम और एसेट्स के बारे में बात करूं। क्रेडिटर डेबिटर क्लियर हो गया? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, धीरज पटेल का सवाल है। धीरज अपना स्पीकर ऑन करिए, बताइए। सर सस्पेंस जमा बताइए एक बार। सस्पेंस मैंने बताया था वो खाते जिनका नेचर अभी आपको नहीं पता। जैसे कभी कभार होता है स्टॉक से कोई सामान चोरी हो गया, कहीं आग लग गई, या फिर आपका जैसे मैंने आपको बताया आपने किसी को उधार पैसे दिए और वो चुका ही नहीं रहा, या फिर चोरी हो गई आपके यहाँ से, आपके यहाँ पे गुल्लक में कुछ रखा था और वहां से गायब हो गया। आपने कोई केस लिखवाया लेकिन वो आपका पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इस केस को, इस तरह के केसेस को हम लोग कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। खुरदरे शब्दों में से कहते हैं डूबत ऋण। बैंक इसका बहुत यूज करते हैं। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, लोन देते हैं
तो क्या बैंक ने जितने जिनको लोन दिया वो सब लोन वापस हो गए? नहीं होता ना। आजकल आप सुन भी रहे होंगे नहीं। पंजाब एंड सिंध कितने सारे बैंकों के ऊपर केस चल रहा है। अब ये यस बैंक का भी आपने दिवालिया होने का सुना हुआ था, एक सिंध बैंक का भी सुना था। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक वाले लोगों को लोन दे देते हैं, बांट देते हैं लोनों, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना होता है। लोग लोन चुकाते ही नहीं है। अब किसी का कार लोन लिया, मान लीजिए आपको बैंक ने कार लोन दिया, आपने 3 महीने खूब कार चलाई, उनकी 1-2 किस्तें दी और 6 महीने से किस्तें ही नहीं दी। बैंक वाला पहले आपको अल्टीमेट करेगा, फिर 2-3 बार आपको मेल करेगा, फिर फोन आएंगे, ऐसा करते करते आप कल दे देंगे, परसों दे देंगे, करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद आपने बैंक से कहा देखो ऐसा हम ना दे पाएंगे, तुम कार ले जाओ। तो बैंक ने तो आपको 8 लाख रुपए का लोन दिया और आपने उसको चुकाया 10-15 हजार, और बाकी पैसा जो क्या है वो बेकार हो गया। आपने कार लौटा दी बैंक को, तो अब कार का क्या करेगा बैंक? वो नीलामी करेगा उसकी। नीलामी करने से वो 8 लाख थोड़ी वापस मिल जाएंगे, वो जाएगी 2 लाख 3 लाख में। तो जो बाकी पैसा है वो क्या हो गया? बैंक के बैड डेबिट्स में चले गया। बैड डेब्ट्स का मतलब हो गया वो पैसा डूब गया। आया समझ में? तो चलिए वापस लौट के आइए, क्लास के सेकेंड हाफ को शुरू करते हैं बच्चों, और जिसमें हम लोग नीचे वाले टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। लौट के आइए।